हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि कंक्रीट के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर ईयर 2016 तक पहुंच चुके हैं। 16 के अंदर जो क्वेश्चंस हमारे ईएससी के अंदर पूछे गए थे उसके आगे वाला सेशन ये पर्टिकुलर रहने वाला है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस सेशन को भी एंजॉय करेंगे। तो पहले देखते हैं सबसे पहला सवाल आज की सेशन का। तो सेशन आप लोगों का यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है वो पूछ रहा है कि जो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल बन जाती है डिपेंडिंग ऑन। अब देखो वर्केबिलिटी के ऊपर हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए ना कि अब हमें क्या पड़ गया, लगभग आइडिया पड़ गया कि किस किस पे वर्केबिलिटी हमारी डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि सबसे पहला है आपका एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो, है ना। अब देखो आप सभी को पता है कि एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो आप लोगों को यहाँ पर बताता है कि आपका मिक्स किस तरह का है। अगर ये ज्यादा है एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो तो आप इस मिक्स को क्या कह देते हैं, आप लीन मिक्स कह देते हैं, ठीक है। अगर ये कम है एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो तो आप ऐसे मिक्स को रिच मिक्स बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लीन मिक्स है इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखें, ढंग से देखें तो देखो यहाँ पर एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो ज्यादा है, यानी कि एग्रीगेट ज्यादा है और सीमेंट कम है। एक तरह से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ये रेशियो ज्यादा तभी तो आएगा ना जब एग्रीगेट की वैल्यू ज्यादा है, सीमेंट की वैल्यू कम निकल के आएगी। अगर यदि आप लोग यहाँ पर इस नजरिए से देखें तो जो सीमेंट पेस्ट है जो कि आप लोगों की सराउंडिंग के अंदर है एग्रीगेट के वो थोड़ा सा कम है, सीमेंट पेस्ट की वैल्यू थोड़ी सी कम है रादर देन एग्रीगेट के। तो जो प्रॉपर लुब्रिकेशन ना वो बन नहीं पाता है ना। देखो अच्छे तरीके से लुब्रिकेट नहीं हो पाता ना हमारे यहाँ पर। जो लेस्ट पेस्ट अवेलेबल रहता है आपकी इसके सरफेस के अंदर ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन होने के लिए, ताकि जो अच्छे से लुब्रिकेशन दे सकता है वो लुब्रिकेशन दे नहीं पाता। तो चीजें यहाँ पर क्या हो जाती है, वर्केबिलिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो लेस वर्केबल चीजें यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। वहीं पे यहाँ पर ज्यादा पेस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पर आप लोगों को मोर वर्केबिलिटी देखने को मिलेगी, है ना। तो वर्केबिलिटी, मोर वर्केबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड तरह ये बोल सकते हैं कि सीमेंट यहाँ पर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है वाटर टू सीमेंट रेशियो के हिसाब से आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। अगर यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता, एक वाटर कंटेंट भी समझ में आता है ना, या वाटर सीमेंट रेशियो भी समझ में आता है, वहां देखो कि यहाँ पर सीमेंट कम है, यहाँ पर सीमेंट ज्यादा है। सीमेंट ज्यादा है सीधा सीधा मतलब आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ से एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो में सीमेंट ज्यादा है, इसका मतलब वाटर टू सीमेंट रेशियो के हिसाब से वाटर भी ज्यादा रहा होगा। किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट में अगर वाटर आप लोग यहाँ पर ज्यादा मेंटेन करते हैं तो वो आप लोग का यहाँ पर मोर वर्केबल निकल आता है। आप इस तरह से भी जा सकते हैं, है ना। तो पहला तो मेरा इसके ऊपर रिलायबल बिल्कुल रहती है। सेकेंड है टाइम ऑफ ट्रांजिट। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे मेरा कंक्रीट क्या करने लगता है, थोड़ा थोड़ा सेट होने लगता है ना। तो जैसे जैसे टाइम ऑफ ट्रांजिट आप लोगों का बढ़ेगा, यानी कि आप प्लेसिंग करने के अंदर आप लोग जितना ज्यादा टाइम लगेंगे ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके मतलब उसका जो बना है कंक्रीट के बिल्कुल जब बन के तैयार हुआ, रेडी हुआ है, जैसे वो रेडी हुआ और जैसे आप लोगों ने प्लेस किया उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतनी ज्यादा उसकी वर्केबिलिटी में इंपैक्ट आता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पता है। ग्रेडिंग आप लोगों को बिल्कुल डिपेंड करती है। अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रॉपर ग्रेडिंग या मैं कह दूं बहुत ही अच्छी ग्रेडिंग अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर ली है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से आप ज्यादा वर्केबिलिटी अचीव कर सकते हैं अदर देन आप पुअर वर्केबल अगर यदि आप लोग यहाँ पर या फिर मैं कह दूं बनाना चाहते हैं तो आप ग्रेडिंग को थोड़ा सा बेकार रखें, है ना। तो आप लोग यहाँ पे कहते हैं अगर यदि आपकी ग्रेडिंग बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल ऐसे तरह के पार्टिकल्स है जिसमें सभी साइजेस के पार्टिकल्स छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो, एग्रीगेट भी बिल्कुल सारे साइजेस के अवेलेबल हो और उसके अंदर फाइन मटेरियल भी हो, तो वो सेम तरह से मैंने बोला ना पहले बड़े मटेरियल है उसके जो वॉइड्स है उसमें थोड़े छोटे मटेरियल चले जाएंगे, छोटे मटेरियल के वॉइड में उनसे छोटे चले जाएंगे, उनसे छोटे में उनसे छोटा चला जाएगा। इस तरह से प्रॉपर तरीके से बनेगा तो वर्केबिलिटी अच्छी आएगी। प्रॉपर तरीके से आप लोग यहाँ पर उस पर काम कर सकते हैं। तो आपको लीस्ट वाटर चाहिए होता है बाद में, जो लास्ट वाला वॉइड है उसको फिल करने के लिए, है ना, ठीक है। तो और साथ के साथ ही मिक्स भी प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट हो पाता है ना। तो ये आपका ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करती है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो तीनों पे डिपेंड कर जाएगा मेरा यहाँ पर ये मामला। तो डी ऑप्शन यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों मेरे यहाँ पर करेक्ट निकलेंगे इस पहले सवाल के लिए, इस फर्स्ट सवाल के लिए। नेक्स्ट आप लोगों को वही दो स्टेटमेंट देता है, फिर आप लोग पूछता एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बेसिकली एसेसन रीजन का सवाल है ना, स्टेटमेंट के टर्म। तो पहला स्टेटमेंट आप लोगों से क्या कह रखा है कि वाटर कंटेनिंग लेस देन 2000 ppm dissolved solids are generally can be used satisfactorily for the making concrete। अब देखो
अब अगर यदि यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करने जाऊँ, है ना, अब इसके बारे में बात करने जाऊँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बहुत ही इजी चीजें समझा देता हूँ आप लोगों को जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को, ताकि पता चल जाए कि आप लोग ना किसी भी तरह का पानी यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है सर कोई भी पानी मैं यहाँ पर मेरे कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर यूज कर लूंगा, नहीं। आप लोग जब वाटर को यूज करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा पानी यूज करते हैं, क्योंकि देखो अगर वाटर के अंदर इंप्योरिटीज है तो हमारे सल्फेट अटैक्स, हम आप देखो क्लोराइड अटैक्स, ये सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और वो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, जो हमने इतना पैसा किया है, वो सारा का सारा हमारा वेस्ट हो जाए, क्रैक वगैरह डेवलपमेंट वगैरह वहां पर हो जाए, स्ट्रेंथ वगैरह के अंदर बिल्कुल भी रिडक्शन हम लोग यहाँ पर नहीं चाहते। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो पोर्टेबल वाटर है ना, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो आप लोग यहाँ पर एनवायरमेंटल के अंदर आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप लोग यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर पोर्टेबल वाटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, है ना। तो वही की वही है ना, आप लोग यहाँ पर इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया करें अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर वो चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक बार में थोड़ा सा ध्यान रह जाए, है ना। देखो स्टेटमेंट काम का ये तो हम देख चुके हैं बहुत बार, है ना। थोड़ा ऊपर किसका देता हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, ऑप्शन का तो क्या ही करना है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आप लोगों का सही है कि नहीं अभी आप लोगों को बता देना, है ना। बता देता हूँ मैं आप लोगों को, पहले क्वालिटी देख लो आप लोग, है ना। देखो इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि अगर यदि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो वाटर क्वालिटी, है ना, वाटर की क्वालिटी कैसी होती है ना, वाटर क्वालिटी के बारे में हम डिस्कसिंग, है ना। अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं, देखो पानी के अंदर ना बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर की जो परमिसिबल लिमिट रहने वाली है, दिस इज दी परमिसिबल लिमिट, है ना। तो जो परमिसिबल लिमिट आप लोग यहाँ पर जो लेके चलते हैं, दैट इज दी 200 mg पर लीटर, यानी कि इससे कम होना चाहिए, लेस देन है, दिस इज द लेस देन, है ना, इससे कम होना चाहिए, है ना। ठीक है, या फिर मैं कह दूं परमिसिबल लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है जहां तक आप परमिट कर देंगे, इससे कम ही हो तो ही चलेगा, है ना। पहला तो ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड आता है इनऑर्गेनिक मैटर, है ना, इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जिन लोगों को नहीं याद है वो थोड़ा सा, है ना, एनवायरमेंट वाला पार्ट आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर ले, है ना। ठीक है, तो वो जो है आप लोग यहाँ पर 3000 mg पर लीटर के आसपास चल जाती है। अगर मैं बात करूं सल्फेट्स, तो सल्फेट्स जो रहेंगे वो आप लोगों को यहां पर लेस देन 400 mg पर लीटर, या पीपीएम भी बोलते हैं इसी को, है ना। सस्पेंडेड सॉलिड की बात आ जाए, सस्पेंडेड सॉलिड्स, है ना, ये आपका 2000 mg पर लीटर। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की बात आ जाए, इसकी परमिसिबल लिमिट 2000 mg पर लीटर, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली याद रखना है। इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को कुछ चीजें लिखा दी है ताकि आप लोग यहाँ पर इनसे बच पाए, है ना। ठीक है, तो ये लिमिट्स है, दीज आर द परमिसिबल लिमिट। तो पहला कह रहा है वाटर कंटेनिंग 2000 ppm, पीपीएम को mg पर लीटर ही बोलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देखो तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल है सेटिस्फैक्टरी, अगर यदि आप कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट के अंदर बिल्कुल आप वाटर इस तरह का यूज करेंगे, है ना। तो पोर्टेबल वाटर यूज करते हैं बेसिकली, अगर यदि आप कंक्रीट के अंदर यूज कर रहे हैं तो द प्रेजेंस ऑफ एनी जिंक, मैग्नीज, टिन, कॉपर और लीड रिड्यूस करती है द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कंसीडरेबली। अब देखो ये अलग बात हो गई पहली बात तो डिसॉल्व सॉलिड से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, ये कह रहे हैं सर जिंक, मैग्नीज, टिन, कॉपर और लीड अगर यदि ये सब आ जाए तो ये हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। तो देखो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहां पर लग जाता है ना। इन जनरल बोल रहा हूं मैं, दोबारा नहीं देख रहा इनको, है ना। ये दोनों इंडिविजुअली ट्रू है बट आप लोगों के यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो डी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा। अब देखो क्यों है ये, जो जिंक होता है, मैग्नीज होता है, टिन होता है, कॉपर होता है, अच्छा ये भी लिखाई देते हैं ना आप लोगों को छोटा सा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर याद ही रह जाएगा पूरा मामला, है ना। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सब के सब जो है आप लोगों के पास ये सल्फेट से एज वेल एज क्लोराइड से, जो कि सीमेंट के अंदर मौजूद रहता है ना। जब सीमेंट आप लोगों के यहाँ पर रहेगा उसके अंदर जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है उसके अंदर अगर सल्फेट्स मौजूद है या क्लोराइड मौजूद है ना, तो उसके साथ ही क्या करता है, रिएक्शन कर देता है। और ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स बनाते हैं। अब वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ना, अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट प्रॉब्लम आप लोगों को ये नहीं कर रहा है, जिंक, मैग्नीज, टिन, कॉपर कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि अगर यदि यहाँ पर हमारे किसी भी तरह से कंक्रीट के अंदर, अब वो कहीं से भी आया हो,
अगर सल्फेट अगर यदि आपके पास मौजूद है या क्लोराइड आपके पास मौजूद है तो इनके साथ ये सब चीजें रिएक्शन करके सॉल्ट्स बना देंगी, ठीक है, ये तो आप समझ ही सकते हो, सॉल्ट बना देगी। और वो जो सॉल्ट बनाएगी ना वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अब वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या करते हैं, हमारे इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, रिडक्शन ला देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये भी अटैक हो रहा है आपका ये सल्फेट अटैक को, और आप लोग यहाँ पर देखिए जो क्लोराइड वाले अटैक है उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, है ना, ठीक है। तो इसका आइडिया हम यहाँ पर पहले भी ले चुके हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, शुरुआत में हम लोग यही चीजें मेंटेन करते थे कि सल्फेट अटैक वगैरह ये सब नहीं हो, अदरवाइज मेरा जो कंक्रीट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रेक वगैरह आने लग जाते हैं उसमें ना। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में लिखा देता हूँ कि जो आप लोग देखें तो जिंक मैग्नीज, जिंक मैग्नीज, जिंक मैग्नीज, टिन हो गया, कॉपर हो गया और लीड हो गया, है ना। ये सब क्या करते हैं आप लोग, ये रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, सल्फेट्स के साथ। देखो शॉर्ट में लिखा रहा हूं ना, सल्फेट्स के साथ एंड क्लोराइड्स के साथ, सल्फेट्स के साथ क्लोराइड्स के साथ, है ना। और ये बनाते क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, है ना। अब ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं यहां से आपको प्रॉब्लम चालू होती है, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है आपके स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट एक्सप्लेनेशन किसी तरह से नहीं है, तो बी ऑप्शन हम यहां पर करेक्ट लगवा देंगे, ठीक है। अब अगेन देखते हैं इनको ये कह रहा है कि दो a non-elastic material yet concrete exhibits at linear relationship between stress and strain at low values of stresses, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से देख चुके हैं, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अगर इधर स्ट्रेस रखूं इधर स्ट्रेन रखूं तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर यदि यहाँ पर मैं बिल्कुल ही लो रीजन में हूँ, है ना, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, जब पूरा बना लेता हूँ यार, चलो ठीक है। तो ये ना कुछ कर्व इस तरह से है ना, ठीक है, इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा। अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो बिल्कुल जो लोअर वैल्यूज हैं, लोअर वैल्यूज कितनी, तो 30%, मैंने बताया था 0.3 FU तक, F अल्टीमेट स्ट्रेंथ से लेके अगर यदि यहां पर मैं देखूं कि 30% तक लगभग आप लोग यहां पर ही देखेंगे कि आप लोगों का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको लीनियर मान लिया जाता है। हालांकि कर्व जो है पैराबोलिक होता है ना, दिस इज अ पैराबोलिक कर्व, लेकिन कुछ हद तक ये जो है आप लोगों को यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप दिखाया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर उसके हुक्स लॉ से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ना। लेकिन ये इतने तक दिखाया गया था 30% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, इतना दिखाता है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट एंड ऑन क्यूरिंग। बताओ जरा, क्या हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो डिपेंड करती है हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट के ऊपर और क्यूरिंग के ऊपर? बिल्कुल। देखो अब यहां पर मैं इस चीज को किस तरह से आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट करा रहा हूं, उसको देखो कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो E बराबर क्या होता है, 5000 √FCK होता है। क्या FCK के ऊपर डायरेक्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर सीधा सीधा मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड कर गया है? बिल्कुल डिपेंड कर गया है। और क्या क्यूरिंग करने के साथ साथ ये FCK की वैल्यू के अंदर चेंजेस आते हैं? आप लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ आप लोग यहाँ पर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो हमारी क्यूरिंग करने के साथ साथ इसकी वैल्यू आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों का यहाँ पर क्या करता है, कंक्रीट जैसे जैसे क्यूर होता जाता है, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एग्रीगेट की इलास्टिक प्रॉपर्टी देखेंगे उसी तरह से आप लोग ये बढ़ता चला जाता है ना, ठीक है, उसी उसमें डिपेंड करेगा। देखो एग्रीगेट अगर यदि आपका लाइट वेट है तो आप लोग देखो बेसिकली होता क्या है, अगर कंक्रीट के अंदर आपने लाइट वेट एग्रीगेट यूज किया है तो लाइट वेट कंक्रीट कहलाएगा। हैवी वेट अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर लिया है यानी कि भारी अगर यदि आपने एग्रीगेट यूज किया तो आप लोग उसको कह देंगे हैवी वेट कंक्रीट, है ना। तो सीधा सीधा आप लोग देखें ना तो जो प्रॉपर्टी है हमारी एग्रीगेट की उसके ऊपर मेरा कंक्रीट डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कंक्रीट को लाइट वेट क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर हमने जो यहाँ पर एग्रीगेट डाले थे वो लाइट वेट डाले थे। सिंपल सी बात है, जो पोरस स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर जिसके अंदर था, है ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली डिपेंड करता है। क्यूरिंग के साथ साथ तो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है तो इस पर डिपेंड कर जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि अगर यदि आप लोग लाइट वेट एग्रीगेट यूज करते हैं, लाइट वेट एग्रीगेट यूज करते हैं तो ये आप लोगों को रिजल्ट करता है लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट,
है ना। लाइट वेट का मतलब देखो ये ना बिल्कुल बहुत लो तक भी आप लोग कर सकते हैं ना, 500 तक भी ला सकते हैं, 500 केजी पर मीटर क्यूब तक भी चले जाते हैं ना। तो आप लोग यहां पर देखें, और आप यहां पर हैवी वेट एग्रीगेट यूज करेंगे, हैवी वेट एग्रीगेट यूज करेंगे, तो यहां पर आप लोग यहां पर हैवी वेट कंक्रीट बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है ना। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको बताना है आप लोगों को। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है आपसे, स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है आपसे कि व्हेन एम्प्लॉइंग वे बेचिंग या वेट बेचिंग फॉर मिक्स प्रिपरेशन बल्किंग ऑफ सैंड इज टू बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, अब देखो पहला यानी पहला कह रहा है कि जब आप वेट बेचिंग करोगे मिक्स प्रिपरेशन में तो बल्किंग ऑफ सैंड को लेना। बताओ वेट बेचिंग में बल्किंग ऑफ सैंड को अकाउंटेड करना है। बताओ पहली चीज, क्या ये मामला सही है? ये मामला किस हद तक सही है बताओ जरा। जब मैं बोल रहा हूं वेट बेचिंग में आप लोग वेट लेने वाले और वेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आए। अगर सैंड का वॉल्यूम चाहे इतना हो चाहे इतना, उसका वेट सेम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखो 1 केजी रुई देखो और 1 केजी सीमेंट देखो, वेट दोनों का 1 केजी है, वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, लेकिन है क्या 1 केजी है ना, है 1 केजी। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वेट आप लोगों का सेम रहेगा, है ना। 1 केजी रुई लाओगे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और 1 केजी सीमेंट लाओगे तो कम देखने को मिलेगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी से कितना वॉल्यूम उसका होता है। लेकिन वेट बेचिंग जब आप लोग कर रहे होते हो तो आप 1 केजी की प्रिपरेशन करते हो, आप चाहे वेट कितना भी हो, है ना, आप लोग को मिलाना तो मतलब मिलाना है ना। तो यहाँ पर बल्किंग ऑफ सैंड से आप लोग का वॉल्यूम इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? इससे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इफेक्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। बल्क सैंड जो है अफेक्ट करती है प्रोपोर्शन कंपोजिशन, है ना, प्रोपोर्शन कंपोजिशन of the ingredients to be used in making wet concrete of the desired eventual strength। अगर बल्क सैंड है तो ये आपका अफेक्ट कर देगी प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिशन को इंग्रेडिएंट्स के, जब आप लोग यहाँ पर वेट कंक्रीट को बना रहे होंगे ऑफ द डिजायर्ड इवेंचुअल स्ट्रेंथ। अब देखो इसने ना किसी भी प्रकार की बेचिंग की बात नहीं गई है ना। तो हो सकता है ये वेट बेचिंग से मिला रहा हो सकता है ये वॉल्यूम बेचिंग से मिला रहा हो। आप लोगों को यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट पहले से बिल्कुल अलग रखना होता है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बल्क सैंड क्या हमारा प्रोपोर्शन को चेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कहां करेगी? वॉल्यूम बेचिंग में कर सकती है। किस में कर सकती है? जब भी हम वॉल्यूम बेचिंग करेंगे तो वहां पर ये बिल्कुल कंपोजिशन चेंज कर सकती है और हमारा डिफरेंट रिजल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को दे सकती है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बल्क सैंड कर सकती है वॉल्यूम बेचिंग के टर्म में। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, तो ऑप्शन डी मेरा यहां पर बनता है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आप लोगों को देखना है और आप लोगों को यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बताना है। ठीक है, चलो अगर हमने ज्यादा पानी ऐड किया कंक्रीट के अंदर तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी और लेकिन उसका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगी। देखो ये बात तो हम काफी हद तक कहते हैं कि पानी सीधा सीधा वर्केबिलिटी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होती है वाटर कंटेंट के, वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर कंटेंट की। ये बात तो हम कब से कहते हैं, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्लंप, अगर मान लो स्लंप नहीं है तो ये एक अच्छे वर्केबल कंक्रीट का संकेत है। बताओ जरा स्लंप क्या होता है? तो स्लंप देखो क्या होता है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक स्लंप कोन लेते हैं 10 20 30, है ना, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, दिस इज द 30 इज द हाइट, है ना। ठीक है, तो 10 20 30 सेंटीमीटर का हम लोग यहां पर एक वो ले रहे थे स्लंप, इसके अंदर आप लोग कंक्रीट को फिल कर दे रहे थे 4 लेयर्स के साथ साथ, और फिर आप लोग इसको भरने के बाद इसको उठा दे रहे थे, है ना। तो उठाने के बाद क्या होना चाहिए था, उठाने के बाद जो इसके अंदर कंक्रीट है, जो इसके अंदर कंक्रीट भरा हुआ है आप लोगों ने, ना, वो जो है कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर फैल जाता है, कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ जाता है ना। अब ये जो डिफरेंस आता है ना, इसी को आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, स्लंप वैल्यू बोलते हैं। इसी को आप लोग यहाँ पर स्लंप या स्लंप वैल्यू आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर यदि यहाँ पर मान लो कि देखो एक कंक्रीट मैंने यहाँ पर भरा है एक डिब्बे के अंदर, उसको उठाया, तो अगर उसके अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा है, उसके अंदर वर्केबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर मोबिलिटी ज्यादा है, तो जल्दी से नीचे फैल जाएगा, जल्दी से नीचे फैल जाएगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि सर यहाँ पर स्लंप ही ऑब्टेन नहीं हुआ, यानी कि आप लोगों ने इसको यहां से उठाया और ये यहाँ का यहीं रहा और ये यहाँ का यहीं रहा, है ना, ये यहाँ का यहीं रहा, ये लो साहब,
यानी कि यार ये तो स्टिफ मामला है, ये तो स्टिफ मामला है। अगर इसमें मोबिलिटी होती है, फ्लूइडिटी होती, तो ये फैल जाता ना ऐसे नीचे की तरफ, है ना, लेकिन मोबिलिटी नहीं है इसमें, तो फैला नहीं है ये, है ना, सीधा वहीं का वहीं जमा का जमा रह गया, है ना। तो यहां पर इस केस को आप लोग यहां पर कह देंगे, इस केस को बोलेंगे नो स्लंप, नो स्लंप ऑप्टेंटिकेशन। अगर कोई स्लंप आप लोगों को नहीं मिला तो इस केस में आप लोग कह देंगे बहुत ही वेरी लो, वेरी वेरी लो वर्केबिलिटी आप लोग यहां पर देखने को आ रही है, वेरी लो वर्केबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं पुअर फॉर्म ऑफ वर्केबिलिटी आप लोग को यहां पर देखने को मिले। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आप लोग यहां पर गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, अगर आपका हायर है स्लंप ऑफ कंक्रीट तो इसकी वर्केबिलिटी लोअर रहेगी। बताओ जरा, अगर स्लंप वैल्यू ज्यादा है, स्लंप वैल्यू ज्यादा है तो इसको तो मैं यहां पर इसके कंपैरेटिवली मैं यहां पर इसको अच्छी वर्केबिलिटी कह रहा हूं, तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा यहां पर गलत है। वर्केबिलिटी जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं वाटर कंटेंट से एज वेल एज वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो से भी आप लोगों को यहां पर वर्केबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली 1 and 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, पोजोलोना मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिना की आप लोग यहां पर कंपोजिशन उठा के ला रहे हैं, है ना, ठीक है। बेसिकली आप लोगों से कह रहा है कि जो पोजोलोना है उसको आप एज एन एडमिक्सचर को यूज करेंगे इन द कंक्रीट, और ये आप लोगों को यही एडवांटेज देगा। देखो पोजोलोना हमारे बहुत ज्यादा काम की चीज है, पोजोलोना हमें बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, आप लोगों को ये बात पता है। सबसे पहला है कि वर्केबिलिटी जो है वो आप लोगों की इंप्रूव हो जाएगी विद द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, अलग से रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए पानी आप लोगों को यहां पर नहीं चाहिए होता है, यानी कि आपको रिएक्शन कराने के लिए कोई पानी नहीं चाहिए, तो वो पानी जो है वर्केबिलिटी के अंदर काम में आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि ये वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर देगा विद द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सेकंड बात क्या है, ये आप लोग यहां पर इसको इस तरह से भी देखें कि ये जो है एक तरह से आप लोगों को फाइननेस जो है थोड़ी सी बढ़ा भी रहा है आप लोगों का ना, जो बाइंडिंग है ना, जो सीमेंट पेस्ट अवेलेबल रहेगा लुब्रिकेशन के लिए हमारे एग्रीगेट के, उन चीजों को बढ़ा भी रहा है ना, बढ़िया अच्छे तरीके से पेस्ट बनाने में मदद कर रहा है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन इसकी है नहीं, तो वाटर कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो वाटर जो है वो वर्केबिलिटी के अंदर काम में आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट निकलेगा, है ना। सेकंड देखते हैं, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। अरे यार अभी यही तो समझा है, रेट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं देता है। ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट बाय अटैक्स ऑफ सॉल्ट्स एंड सल्फेट। देखो सॉल्ट और सल्फेट जो है ये हमारे अटैक कहां करते हैं? देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो पोजोलोना खुद अटैक कर देता है, किस पे? एल्कली पे। तो यहां पर ये जो कंक्रीट के अंदर जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देता है, जो एल्कली है ना, एल्कली को पोजोलोना पहले ही खा जाएगा, एल्कली को, तो एल्कली को खा जाएगा, हमारे कंक्रीट की कंपोजिशन के लिए अच्छी बात है, कंक्रीट की कंपोजिशन के लिए अच्छी बात है ना। तो पहली बात तो ये फायदा, रेजिस्टेंस दे देगा सॉल्ट्स के अगेंस्ट। सल्फेट्स के अगेंस्ट कैसे देगा? सल्फेट्स के अगेंस्ट क्या, सल्फेट से सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करता है वो करता है C3A। अब C3A को आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो, एक पार्ट जो है सीमेंट का हटा रहे हो, उसकी जगह आप पोजोलोना डाल रहे हो। पोजोलोना तो रिएक्शन करता नहीं है, पोजोलोना तो रिएक्शन करता नहीं है ना। पोजोलोना तो क्या करता है, CaOH के साथ आप लोग, या फिर मैं कह दूं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मामला सेट करता है, पूरा मामला बनाता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट कह रहा है आप लोगों का यहाँ पर, ये लीच आउट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो मैं पहले बता दूं इट डज नॉट लीच आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोगों का यहां पर क्या करता है, ये आपको यहां पर ये आप लोगों को इसके साथ रिएक्शन करके आप लोगों को यहां पर CHS जेल बनाता है ना, यहां पर CHS जेल बनाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रेटेड आप लोग यहां पर देखें, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड आप लोगों को यहां पर ये जेल आप लोगों को यहां पर बनाएगा, जो कि आप लोगों इसके स्ट्रेंथ गेन का कारण बनते हैं, है ना। तो इट डज नॉट लीच आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो आप लोग कहेंगे इट रिएक्ट्स, है ना, यहां पर आप लोगों को यहां पर करना है, ये इट रिएक्ट्स विद CaOH का होल ट्वाइस, है ना। इट रिएक्ट्स विद दिस एंड फॉर्म CHS gel and imparts स्ट्रेंथ, है ना। तो मैं पूरा रीजन लिख दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इट डज नॉट, तो देखो ऑप्शन में एक भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट निकलेगा वो 1 and 3 निकलेगा, है ना। 1 and 3 वुड बी माय करेक्ट आंसर, है ना। ये ऑप्शन आप लोगों का निकलेगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, 1 and 3। इट 1 and 4 आप लोग यहाँ पर 4 को नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर करना है इन पर्टिकुलर चीजों को कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अंदर, और आप लोग यहाँ पर बताएं
कि क्या वेट रहेगा फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का वेट को बताना है आप लोगों देखो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखो अज्यूम कर लेना चीजों को देखो थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा। आपको वेट दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है, ग्रेविटी दे रखा है, वेट दे रखा है ना। वेट और ग्रेविटी की बात आ गई तो देखो आप लोग यहां से दो तीन चीजें बड़े अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर वेट दे रखा है, ग्रेविटी दे रखा है, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर इजीली कंसीडरेशन करके निकाल सकते हैं ना। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और जो बल्क डेंसिटी है बराबर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये लो साहब, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर बेसिकली काम में ले लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, और वेट वाले टर्म में चाहे मास वाले टर्म में कुछ भी दे रखा हो आप लोग यहाँ पर देखो, ये केजी पर मीटर क्यूब में दे रखा है वेट, केजी पर मीटर क्यूब में, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दी मास दे रखा है आप लोगों को, है ना। देखो तो चीजों को समझ लेना होता है आप लोगों को यहाँ पर, है ना, मास के टर्म में दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर, तो चीजें देखो आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर मान के चलें 1 मीटर क्यूब में 400 केजी आप लोगों को सीमेंट डलेगा, 1 मीटर क्यूब में 1040 केजी आप लोगों को यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट मिलेगा, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रिपेयर करने में आप लोगों को यहाँ पर 200 केजी वाटर डलेगा, ठीक है। चलो तो आप टोटल जो है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो आप लोग यहाँ पर बना रहे हैं वो कितना मान सकता हूं मैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डेट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, वो आप लोगों का कितना है 1 मीटर क्यूब, वो कितना 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर आप लोगों को सबके वेट दे रखे हैं तो स्पेसिफिक मास दे रखे है ना। देखो तो यहां पर लिख देता हूं नीचे तो आप लोग यहां से देखें तो 1 मीटर क्यूब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, क्या क्या लग रहा है आप लोगों को यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर लग रहा है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये चारों चीजें लग रही। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, वॉल्यूम को इधर भेजो, डेंसिटी को इधर भेजो, मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, है ना। तो जो मास है वो दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर 400 केजी, और 1 मीटर क्यूब के लिए बात कर रहा हूं तो 400 केजी। 1 मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम कितना, 1 मीटर क्यूब मान लिया नहीं पहले, तो 100 ये 400 रह जाएगा, 1 मीटर क्यूब के लिए 400 केजी, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर डेंसिटी देखो, तो डेंसिटी आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकाल सकते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज कर लो आप लोग, 3.2 इंटू 1000 कर लो प्लस। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सैंड आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों को निकालना है ना। देखो तो अब आप लोगों को यहाँ पर करना है, देखो वेट जो है आप लोगों को कितना है, तो देखो इसका वेट दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ये वेट आप लोगों को वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। अब मास कह दो वेट कह दो एक ही बात है ना फिलहाल, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब में दे रखा है ना। अब 2.5 इंटू 1000 प्लस इसका जो है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालू, तो देखो ये कितना निकलेगा, इसको अपॉन डेंसिटी से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1040 डिवाइड बाय आप लोग यहाँ पर कर देंगे 2.6 इंटू 1000 प्लस इसका देखो तो 200 है, 200 अपॉन 1 इंटू 1000। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट आप लोग यहाँ पर निकल आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो ये आप लोगों का निकल के आ रहा है 1 मीटर क्यूब बराबर, ये आप लोगों का बन रहा है 0.125 प्लस WF है अपॉन 2500 प्लस इसको देख ले तो 1040 डिवाइड बाय, ये आप लोगों को बन रहा है 0.4 प्लस ये बन रहा है आप लोगों का, अच्छा ये तो आप लोगों का बन जाएगा ना 0.2, ठीक है। इसको लगा देता हूं मैं यहाँ पर, तो 1 माइनस 0.125 माइनस 0.4 माइनस 0.2 इंटू कर लेंगे हम लोग यहाँ पर 2500 से, ठीक है। तो जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर कि जो वेट है फाइन एग्रीगेट का वो बन रहा है मेरा यहाँ पर 687.5 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर क्यूब के लिए निकाला हमने, है ना, ये निकल आएगा। तो 680 के आसपास, 687 के आसपास 690 आप लोगों को दे रखा है, दैट वुड बी माय करेक्ट आंसर, है ना। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको निकालने में, इजी तरीके से निकल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे से सवाल पूछे, नहीं, बहुत इजी सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछेंगे। अगला देखो, आप लोगों से ना साइक्लोपिन
कंक्रीट के बारे में पूछा है। देखो अब देखो साइक्लोपिन कंक्रीट के जानने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि सर साइक्लोपिन एग्रीगेट क्या होता है। साइक्लोपिन एग्रीगेट क्या होता है ना, देखो साइक्लोपिन एग्रीगेट एक स्पेशल टाइप के एग्रीगेट्स को बोलते हैं। इन एग्रीगेट की साइज जनरली ग्रेटर देन 75 mm निकल के आती है ना। तो 75 mm की साइज से ज्यादा बड़े एग्रीगेट्स को आप लोग यहां पर साइक्लोपिन एग्रीगेट आप लोग जनरली बोल देते हैं। ठीक है, जनरली इसकी जो रेंज है हम 75 से 150 के आसपास जो है ऑप्शंस के अंदर टिक करते हैं। ठीक है लेकिन जब बात आती है साइक्लोपिन कंक्रीट की किसकी, कंक्रीट की, तो कंक्रीट के अंदर ना आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि यहां पर साइक्लोपिन जो कंक्रीट है इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े पत्थर यूज किए हमारे कंक्रीट के अंदर, यानी कि एग्रीगेट का जो साइज है वो हमने बहुत ज्यादा लिया है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग इसको एक तरह से मास कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास कंक्रीट बोलते हैं। जब भी आप लोगों को मास कंक्रीटिंग करनी होती है तब आप लोग यहां पर साइक्लोपिन कंक्रीट की तरफ चले जाते हैं। जैसे ब्रिज वगैरह बनाना है, आपको इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहां पर क्रिएट करना है, तो वहां पर आप लोग यहां पर बेसिकली साइक्लोपिन कंक्रीट को आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो साइज है ना, ये आपकी 75 से 150 के आसपास नहीं, बल्कि इसकी जो रेंज है ये 300 mm तक चली जाती है। इस तक रेंज तक भी आप लोग यहां पर क्या करते हैं, साइक्लोपिन कंक्रीट को मान लेते हैं, है ना। वैसे एग्रीगेट की साइज तो हम लोग इसी रेंज में बोलते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हम लोग जो इसके अंदर डाल के रखते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर बात करूं तो लगभग आप लोग यहाँ पर मान लो तो 300 mm तक के भी आप लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको भी साइक्लोपिन के अंदर ही आप लोग यहाँ पर रख देते हैं, पहली चीज। अब देखो बात आती है अगली बात की साइक्लोपिन जो एग्रीगेट है वो जो है उसका जो नॉमिनल मिक्स बनता है, जनरली जो नॉमिनल मिक्स जो आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, वो जो नॉमिनल मिक्स है ना वो लगभग आप लोग 1:4:8 का आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब इस अंदर बड़े बड़े पत्थर आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज्यादा आप लोग यहाँ पर जो वर्केबिलिटी आप लोग यहाँ पर रखेंगे। वैसे देखो इसकी वर्केबिलिटी आप लोग यहाँ पर देखें तो साइज ऑफ एग्रीगेट भले ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीगेट बनता है ना वो बहुत ही स्टिफ टाइप का आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर जो मिक्स बनाते हो वो बहुत ही स्टिफ टाइप का आपको बनाना पड़ता है, ताकि इधर उधर भागे नहीं यार, पेस्ट छोड़ के नहीं चला जाए। आप लोग ज्यादा वर्केबल हुआ ना तो एग्रीगेट का साइज तो बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट का साइज बहुत बड़ा है ना, पेस्ट इधर उधर निकल जाए, है ना। इसलिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टिफ आप लोग यहाँ पर पूरा मामला रखता है, और आप लोग यहाँ पर इसको लो वर्केबल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, लो वर्केबल बनाने की कोशिश आप लोग यहाँ पर इसको जनरली करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जो रेंज है, रेंज ऑफ एग्रीगेट जो रहती है वो आप लोग यहाँ पर मान के चले, वो आप लोगों की यहाँ पर जनरली इन जनरल जो आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं 150 से लेकर 300 mm तक का आप लोग यहाँ पर जनरली यूज लेते हैं, है ना। ये आप लोगों को साइक्लोपिन कंक्रीट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि साइज ऑफ एग्रीगेट जो है मोर देन 150 mm लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं बिल्कुल। इसकी स्लम्प वैल्यू बिल्कुल लो रखते हैं, ये आपको पता चल ही गया, हाई स्लम्प नहीं रखते हैं क्योंकि स्टिफ टाइप का बनाते हैं आप लोग, थोड़ा लो वर्केबल बनाते हैं, ना। हाई टेम्परेचर राइज होता है ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन के अंदर, साइक्लोपिन कंक्रीट के अंदर। अच्छा देखो हाई टेम्परेचर राइज आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन। बताओ जरा हाई टेम्परेचर राइज होगा क्या ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये आप लोग यहाँ पर ये बताने की कोशिश करनी है। तो देखो बिल्कुल बात है, मास कंक्रीटिंग के अंदर पहली चीज तो इसको यूज करते हैं, है ना। इसको लोअर केबल बनाने की हम कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर राइज जो है ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन वो आप लोगों को हाई ही देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अंदाजा लगाने होता है। वैसे देखो साइक्लोपिन कंक्रीट बना रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो उसका कंसर्न हमें रहता है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर देखोगे तो टेम्परेचर राइज जो है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मास कंक्रीटिंग आप लोग कर रहे होते हैं। तो एक साथ ना वो जो थोड़ी थोड़ी भी निकलती है तो बहुत ज्यादा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, तो हाई टेम्परेचर का राइज आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसके अंदर ना, क्योंकि बहुत ही मास तरीके से आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं। सारी छोटी मोटी जगह थिन स्ट्रक्चर्स तो बना नहीं सकते आप लोग, इसको ऐसा समझे। आप लोग इतने बड़े बड़े एग्रीगेट की साइज यूज कर रहे हैं, थिन स्ट्रक्चर्स तो आप बना नहीं सकते, आपको बनाने पड़ेंगे थिक स्ट्रक्चर्स। अब बड़े स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो भले ही कितनी कम आप लोग रेट ऑफ हाइड्रेशन रखें, लेकिन जो टोटल टेम्परेचर राइज होगा ना उस जगह पे वो बहुत ही ज्यादा होगा। जब आप मास के अंदर बात करते हैं, मास स्केल में बात करते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर राइज होता है ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो 1 and 4 ओनली आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल गया। तो 8 का आप लोगों ने यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पर टिक कर दिया। आगे देखिए नेक्स्ट, इनमें से आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखना है और आप लोगों को बताना है क्या मामला आप लोग यहाँ पर चल रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट है, कौन सा नहीं है। एक हाई एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट करती है आप लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट को, एक लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इंडिकेट करती है हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट,
एग्रीगेट जिसका एलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 15% है, जनरली आप लोग कंसीडर करते हैं सुटेबल फॉर द पेमेंट कंसिडरेशन। फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 25% होना चाहिए फॉर द यूज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। अब देखो चारों स्टेटमेंट्स ना आप लोगों को विरोधाभास थोड़ी स्थिति पैदा करते होंगे, तो देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहली चीज तो आप लोग यहां से ये देखो कि एग्रीगेट जो है वो देखो, पहली बात तो ये 15% वाला ना मामला, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इलोंगेशन जो इंडेक्स है, यानी कि हम लोग लेंथ गोज से जो हम पास कराएंगे, तो वो जो मटेरियल है ना वो आप लोगों को देखो 15% ज्यादा नहीं आने चाहिए। मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को, जब हमने यहाँ पर लेंथ गोज और थिकनेस गोज दोनों के ऊपर बात की थी, फ्लैकी मटेरियल और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स के ऊपर बात की थी कि देखो 15% तो मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा वो वैल्यूज आनी नहीं चाहिए। यानी कि आप लोग लेंथ गोज से पास कराओ या फिर देखो आप लोग थिकनेस गोज से भी करा के देख लेना, ये मामला है ना। ये लेंथ गोज से आप लोग यहां पर पास करोगे, डिफरेंट साइजेस से ये बने हुए हैं, ये तो मैंने सेम ही बना दिया, लेकिन इनके बीच जो गैपिंग है ना ये अलग अलग बनी रहती है, ठीक है। तो जब आप लोग यहां पर पास कराओगे, कौन से वाले गोज से पास कराना है उसका पता कैसे चलेगा। फॉर दी लेंथ गोज के लिए आप पास कराओगे 1.8 इंटू डी मीन साइज से, जिस मीन साइज को आप लोग यहाँ पर कॉन्क्रीट में ऐड करना चाह रहे हो, है ना। जैसे 20 mm का एग्रीगेट लेना चाह रहा हूं तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे पास करूंगा, है ना। तो जो पासिंग मटेरियल है ना, जो पासिंग मटेरियल है उसके बारे में मेरे को देखना है कि वो जो है किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आप लोग, है ना। इससे बड़ी साइज के मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलने चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पर देख लो, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिक देखना है कि इसमें से जो 1.8 करके जो पास कराओगे तो कितने परसेंट, 15% ऐसे नहीं होने चाहिए, जो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो इससे पास हो जाए, है ना, ठीक है। तो ये पहला है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीगेट जिनका एलोंगेशन इंडेक्स जो है इससे ज्यादा है, 15% से ज्यादा है, वो यूज करेंगे, वो यूज नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो चौथा क्या कह रहा है कि फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है वो भी आप लोगों का 25% से कम नहीं होना है, फ्लैकी के लिए भी 15% लिमिट है। और रोड कंस्ट्रक्शन है तो फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है वो शुड नॉट बी लेस देन बोल रहा है, ये शुड नॉट बी लेस देन 25%, है ना। तो देखो 25% से कम बिल्कुल, यहाँ 15% की वैल्यू है हमारी, तो है ना, तो 25% तक तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे ही नहीं जब हम लास्ट में रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, ठीक है। तो यानी कि ये तो कह रहा है शुड नॉट बी लेस देन 25%, यानी कि 25% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा तो क्या करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन में, होएगा ही नहीं, है ना, ये गलत है। पहला लिखो, एक हाई एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट को, है ना, एग्रीगेट करता है स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट को, ठीक है। अच्छा देखो, तो अब ये भी हम लोग यहाँ पर सॉरी ये, हाँ अभी देखो इसको भी समझ लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट, है ना, ये इसके बारे में क्या बात कर रहा है, इसको एक मिनट इसको जगह पे ले आते हैं और अभी इसके बारे में देख लेते हैं ना। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कोई काम का नहीं है आप लोगों का, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है ना, जो चीजें मालूम है उसको क्या जानना, ठीक है। देखो एक हाई एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, है ना। अब देखो एग्रीगेट, इसके अंदर ना इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, है ना। आप लोग एक मोल्ड लेते हैं, इस मोल्ड के अंदर आप लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट्स को फिल करते हैं। एग्रीगेट्स जिनकी साइज कितनी होती है, 12.5 mm सीव से जो पास हो जाए और 10 mm सीव पे जो रिटेन हो जाए, ठीक है। 12.5 से 10 mm के आसपास वाली रेंज, है ना, इसके बीच वाली रेंज, मिड रेंज 12.5 mm और 10 mm की रेंज वाले जो एग्रीगेट है उनको आप लोग यहाँ पर उठा के इस मोल्ड में फिल कर देते हैं, ठीक है। यहां पर एक हैमर लगा है ऊपर की तरफ, दिस इज दी हैमर, देखो पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, दिस इज दी हैमर, है ना, आप लोग यहां पर समझे, ठीक है। इस हैमर को आप लोग फ्री फॉल करा दें, फ्री फॉल का मतलब छोड़ देते हैं, है ना। ये आप लोगों की हाइट रहती है 380 प्लस माइनस 5 mm के आसपास, ठीक है। पूरा कंस्ट्रक्शन है, इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना। अब आप लोग यहां पर इसको गिराएंगे तो इसका जो वेट है वो वेट जो है 13.5 से लेके 14 kg के आसपास रहता है, यानी कि 14 kg का लेके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे ना, जैसे मान लो यार मैं काम कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है 14 kg का लेके आते हैं, लेकिन घिस जाता है मामला, तो घिसते घिसते 13.5 kg तक भी रहेगा, तब तक भी आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, है ना भाई। 500 ग्राम अगर थोड़ा सा खराब भी हो जाए तो भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा वेट लूज होगा ना, बार बार करेंगे तो, है ना। तो 13.5 से लेके 14 kg है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं, 14 kg का लेके आते हैं। जब इस पे गिराते हैं ना तो 15 नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लोज भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं आप लोग यहां पर 15 ठीक है, ले लिया। 15 नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं और 15 नंबर ऑफ ब्लोज के बाद यहां पर एग्रीगेट टूटेगा, एग्रीगेट टूटेगा। अब ये जो एग्रीगेट है
ये जो एग्रीगेट है इसका शुरुआत में वेट W1 रहा होगा, शुरुआत में जब मैंने यहां पर रखा था बिना इसको गिराए। अब यहां पर इस पर्टिकुलर को 2.36 mm सीव से पास करा रहे हैं, सीव से पास करा रहे हैं। अब पास कराने के बाद आपको W2 वेट मिलेगा, यानी कि बिल्कुल आप देखोगे ना चूरा हो गया, वो चूरा को आप लोगों को बेसिकली छान लेना है 2.36 mm की सीव से, है ना। अब ये जो वेट है, ये जो W2 है डिवाइड बाई W1 है इनटू 100 है, यही आप लोगों को इंपैक्ट वैल्यू देगा, ये आप लोगों को यहां पर इंपैक्ट वैल्यू देगा। अब जो इंपैक्ट वैल्यू है ना इज नथिंग बट द मेजर ऑफ टफनेस, टफनेस को दिखाती है, यानी किसी चीज की कितनी एबिलिटी है अपने इंपैक्ट को रजिस्टर करने की, यानी कि फ्री फॉल कराएगा उसमें पड़ेगा ना सीधा, इस चीज को टफनेस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना, टफनेस को झेलने की। हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस वो प्रॉपर्टी है स्क्रैच के अगेंस्ट बचाने की, है ना, ये स्क्रैच के अगेंस्ट बचाने की प्रॉपर्टी को हार्डनेस बोलता है। और जो आप लोग यहां पर कहते हैं वेट पूरा इस तरह से पड़ रहा है तो इसको बचाने की प्रॉपर्टी को आप लोग यहां पर टफनेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो टफनेस है वो आप लोग का इंपैक्ट झेलने की कैपेसिटी होती है बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट शब्दों में कहूं तो, है ना, ठीक है। अगर मान लो ये W2 ज्यादा आया तो इंपैक्ट वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, सिंपल है। अगर ये W1 कम, ये W2 कम आया, W2 कम आया तो ये इंपैक्ट वैल्यू कम आएगी। अगर W2 ज्यादा है इसका मतलब चूरा क्या हुआ, यहां पर ज्यादा देखने को मिला आपको, है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, अगर यदि हाई एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू है तो इंपैक्ट वैल्यू ज्यादा यानी चूरा ज्यादा हो गया, तो क्या ऐसे एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ये भी गलत है, ठीक है। सेकंड आता है आपका एक लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इंडिकेट करता है हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये भी सेम तरह से है ना। आप लोगों का इसमें भी क्या है, इसमें आप लोग यहां पर क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। देखो क्रशिंग टेस्ट को भी मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं, क्रशिंग टेस्ट, यहां पर देखो क्रशिंग टेस्ट, देखो इसको भी शॉर्ट में समझ जाओगे आप, है ना। क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट में आप एग्रीगेट के ऊपर लोड लगाते हो, कितना लोड लगाते हो आप, 40 टन का लोड लगाते हो, 40 टन का, 4 टन पर मिनट की रेट से आप लोग यहां पर लोड को आप लोग यहां पर बेसिकली लगाते हो, ठीक है। और आप लोग यहां पर जब इसको लगा देते हो ना 40 टन के लोड को, उसके बाद चेक करते हो कि कितना मामला हुआ है, उसको फिर जो बचता है चूरा उसको 2.36 mm की सीव से ही अगेन पास कराते हो, फिर W2 की वैल्यू देखते हो, अगेन यही फॉर्मूला आएगा क्रशिंग के लिए, है ना, W2 अपन W1। तो आप लोग जो 40 टन का वेट लगाते हो यहां पर, इस केस में आप फ्री फॉल कराते हो बस, है ना, इस केस में 40 टन का वेट लगाते हो, है ना। तो अगर यदि मान लो आपकी क्रशिंग वैल्यू ज्यादा आई, क्रशिंग वैल्यू अगर यदि आप लोगों की यहां पर ज्यादा आई, ठीक है, इसका मतलब क्या था, चूरा ज्यादा है, W2 की वैल्यू ज्यादा आई, फॉर्मूला सेम ही है ना, W2 की वैल्यू ज्यादा आई यानी कि W2 की वैल्यू ज्यादा आई, W2 की वैल्यू ज्यादा आई यानी कि आप लोग यहां पर कह देंगे कि स्ट्रेंथ आप लोगों की यहां पर क्या है, स्ट्रेंथ आप लोगों की यहां पर लो है, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर क्रशिंग वैल्यू लो आती है तो आप कहते हैं W2 आपका लो है, चूरा कम बना, यानी कि आप लोग कह सकते हैं स्ट्रेंथ आप लोगों की ज्यादा आएगी, है। तो यही कह रहा है कि जो लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है वो हाई स्ट्रेंथ को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, ये लो वाला मामला सेट है ना, ठीक है। तो ये हमने यहां पर देख लिया, तो मेरा एक ही ऑप्शन सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो है आप लोगों का यहां पर डेट इज 2 ओनली, है ना, 2 ओनली, इसका सही आंसर 2 ओनली है। अब या तो देखो क्या हुआ होगा, यहां पर कहीं नो वो लग रहा होगा, वो हमारे पास यहां पर शायद थोड़ी सी हम लोगों से यहां पर मिस्टेक हो चुकी होगी शायद क्वेश्चन को टाइप करने में, कि यहां पर कहीं नो वगैरह कुछ लिखा हुआ होगा, तो उस हिसाब से हो सकता है ऑप्शन नंबर चेंज हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को यहां से समझा दूंगा तो वो वाला ऑप्शन आप लोग अच्छे से टिक कर पाएंगे, है ना। यहां पर मेरे पास कहीं भी नो वगैरह नहीं लिखा, वैसे मेन क्वेश्चन आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं, मैंने यहां पर चेक तो किया था एक बार, लेकिन चलो ठीक है, हो जा रही है थोड़ी बहुत, आप लोग देख लें, इस पर 2 ओनली आंसर है बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और बाकी आप लोग इसको मैच कर लेना, हो सकता है मैं भी ऑप्शन कहीं मैच कर रहा हूं, कहीं पे मैं नो वगैरह लिखना भूल गया हूं, है ना, ठीक है, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला, रिच मिक्सेज जो है वो लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन द लीन वंस। बताओ जरा, रिच मिक्सेज में आप लोगों की ब्लीडिंग कम होती है। देखो लीन मिक्स का मतलब क्या है, लीन मिक्स का मतलब है सीमेंट कंटेंट, दैट मींस फाइनर कंटेंट आप लोगों का यहां पर कम है। लीन मिक्स का मतलब वही एग्रीगेट टू सीमेंट से ही देखोगे यार, और कहीं से कहां से देखोगे, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो से ही देखोगे, और कहां से देखोगे, ये आप लोगों का कम है, यानी कि सीमेंट का साइज आप लोगों की यहां पर क्या है, सीमेंट थोड़ा कम है, यानी कि जो पानी रहा होगा उसको भी आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो रिच मिक्सेज जो है उनमें ब्लीडिंग कम होती है देन दी लीन वंस में। देखो लीन वन में जो हमारा पानी है ना, वो पानी आप लोगों का रिएक्ट करता है किसके साथ, पानी आप लोगों का रिएक्ट करता है सीमेंट के साथ। अगर सीमेंट ही कम है तो पानी रिएक्ट तो कर नहीं पाया, तो जो फ्री वाटर है वो ज्यादा रहा, वो ज्यादा फ्री वाटर रहेगा तो ऊपर आ जाएगा, सीमेंट के साथ ऊपर आ जाएगा, है ना।
तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल सही कि जो रिच मिक्स है उनमें ब्लीडिंग कम होती है एज कंपेयर टू लीन में, क्योंकि लीन के अंदर क्या है कि रिएक्शन आप लोग कर नहीं पाते पानी के साथ रिएक्शन हो नहीं पाई, तो पानी क्या करेगा, बेसिकली ऊपर आ जाएगा, है ना। दैट इज ब्लीडिंग को आप लोग अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट बढ़ाओ तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी। रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी तो जो लेस वाटर अवेलेबल रहेगा बाद में पोर्स के अंदर, है ना, तो लेस वाटर अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग उस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को, तो ब्लीडिंग को बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप लोग दोनों बिल्कुल बातें बिल्कुल एकदम से फाइनेस से रिलेटेड है। पहला कहा वहीं से फाइनेस समझ जाना चाहिए, है ना। द यील्ड ऑफ कंक्रीट पर बैग, एक बैग के अंदर जो टोटल यील्ड निकलेगा कंक्रीट का, यील्ड का मतलब है आप लोग ये समझे वेट कंक्रीट, है ना। यील्ड का मतलब है आप कितना मिक्स प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। फॉर ए कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन 1:3 विद अडॉप्टिंग 2/3 एज द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आप लोगों को 2/3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो, ड्राई वॉल्यूम दे रखा है क्या आपको, ड्राई वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को। ड्राई वॉल्यूम कितना दे रखा है आप लोगों को, 35 लीटर। डिपेंड्स ऑन, क्योंकि यार यहां पर ना पूरा मामला आप लोगों को यहां पर मीटर क्यूब में बनाना है ना, मीटर क्यूब में बनाना है पूरा मामला आप लोगों को यहां पर कंक्रीट मीटर क्यूब में बनाना है ना। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग, जिस भी तरह से देखें उस तरह से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बैग के अंदर 35 लीटर होता है, या फिर आप लोग यहाँ पर केजीज में करना चाहो तो 50 केजीज होता है ना। अब आप लोग यहाँ तो चाहो वॉल्यूम मैचिंग करो चाहे वेट मैचिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मीटर क्यूब बताना है कितने मीटर क्यूब का आप लोग यहाँ पर काम कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आसान ये रहेगा कि 35 लीटर से मैं काम करूं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर ये पूरा काम कर पाऊंगा। देखो जो टोटल प्रोपोर्शन है, जो टोटल प्रोपोर्शन है, और टोटल प्रोपोर्शन कितना है, तो देखो अगर मैं टोटल प्रोपोर्शन वॉल्यूम बेचिंग से कर दूं तो देखो ये 35 लीटर है, दैट इज द वन पार्ट, 1.5 इंटू 35 लीटर, ठीक है। और यहां पर ये आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा 3 इंटू 35, ठीक है। इतना टोटल मामला आप लोगों का, ये प्रोपोर्शन आप लोगों को यहाँ पर बताना, टोटल प्रोपोर्शन वॉल्यूम बेचिंग से मेरा ये बन के आता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग वेट बेचिंग से करोगे तो आपको कुछ और चीजें भी चाहिए होगी, है ना। डेंसिटीज का भी पता होना चाहिए, डेंसिटीज किसी की दे नहीं रखी है आप लोगों, है ना। तो बेसिकली मेरे पास ऑप्शन वॉल्यूम बेचिंग का बच जाता है ना। देखो तो जो टोटल प्रोपोर्शन है वो है 35 लीटर, 1.5 और 3 इंटू 35, ये पूरा मामला आप लोगों को यहाँ पर बैठा है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर सुधारते हैं। कैसे कि देखो जो टोटल है वो देखो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं 1:1:3, या फिर मैं इसको टोटल लगा लूं तो आप लोग इसको कह सकते हैं जो टोटल प्रोपोर्शन है 1:1.5:3, ये जो है टोटल बनता है आपके 5 पार्ट, 5.5 पार्ट। टोटल बना के बचते हैं कितने, 5.5 पार्ट। टोटल बना के बनाते हैं कितने, 5.5 पार्ट। आप लोगों को निकालना क्या है कि टोटल यील्ड ऑफ कंक्रीट कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो चलो देखो, है ना। अब देखो जो टोटल यील्ड है यहाँ पर देखो 5.5 पार्ट है, और ये 5.5 पार्ट की जो टोटल वैल्यू है ना, 5.5 पार्ट की जो टोटल वैल्यू है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर बना ले 35 प्लस 1.5 इंटू 35 प्लस 3 इंटू 35, ठीक है। ये जो आप लोगों का आंसर निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है टोटल 192.5, है ना। ये टोटल 5.5 पार्ट है ना, 5.5 पार्ट जो है टोटल मिला के ये बनाएगा, है ना। ये जो 5.5 पार्ट है हमने यहाँ पर क्या लिया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लिया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वी हैव अडॉप्टेड, ठीक है। कौन सा कंक्रीट, ड्राई कंक्रीट। कौन सा कंक्रीट, ड्राई कंक्रीट। आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए किसका, वेट कंक्रीट का। तो जो वेट कंक्रीट के लिए इसने जो कोएफिशिएंट दे रखा है वो कोएफिशिएंट दे रखा है 2/3 ऑफ दिस 192.5 लीटर, यानी कि जो वेट है। अब देखो आपको सबको पता है कि जब हम वेट कंक्रीट को बनाते थे और वेट कंक्रीट बना के हम लोग क्या करते थे, उसका हम लोग यहाँ पर ड्राई निकालते थे, तो उसमें 1.5 टाइम्स हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, थोड़ा सा बढ़ा देते थे। इसमें 2/3 आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है ना। देखो वहां पर हम वेट से ड्राई पे जाते थे, यहाँ पर मैं ड्राई से वेट पे जा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं 2/3 कर दूं इंटू 192.5 का, है ना, तो मेरे पास यहाँ पर निकल के आता है टोटल मामला 128.33 लीटर्स का, है ना, 33 लीटर्स का है, ठीक है। जिसको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 0.12833 मीटर क्यूब। ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली करेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। अब ऑप्शन में दे रखा है क्या, 0.128 मीटर क्यूब, दैट वुड बी माय करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखें, कंसीडर करनी है आपको फॉलोइंग वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के टर्म में कुछ पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इन स्टेटमेंट्स को बताना है आप लोग कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा देखो, तो पहला कह रहा है कि वर्केबिलिटी जो कंक्रीट की है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ
वाटर कंटेंट, देखो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि पानी बढ़ाओगे तो लुब्रिकेशन जो है बढ़ेगा, पानी बढ़ाओगे डेफिनेटली बात है लुब्रिकेशन बढ़ेगा, लुब्रिकेशन बढ़ेगा तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हो पूरे के पूरे मामले को उसके अंदर, किसके अंदर, कहीं भी यहां पर आपको प्लेस करना है, जहां पे भी आप प्लेसिंग कर रहे हो कंक्रीट को आसानी से प्लेस कर पाओगे ना, काम आसानी से हो जाएगा। कंक्रीट जिनके अंदर स्मॉल साइज के एग्रीगेट्स हैं वो ज्यादा वर्केबल है देन द लार्ज साइज के एग्रीगेट्स हैं। अच्छा देखो तो वही सेम बात, देखो एक ही एग्जांपल दूंगा, एक बड़े पत्थर को उठाने में ज्यादा मेहनत लगती है कि छोटे पत्थरों को उठाने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो ऑब्वियस बात है सेम वेट की बात कर रहा हूं मैं, सेम वेट के, तो ऑब्वियस बात है सर इसमें कम मेहनत है इसमें ज्यादा मेहनत है ना, तो यहां पर ये चीज ज्यादा वर्केबल है और ये चीज लेस वर्केबल है, इसकी वर्केबिलिटी हाई है, इसकी वर्केबिलिटी हाई है, इसके साथ वर्क लेस है, ठीक है। तो कंक्रीट जिसमें स्मॉल साइज के एग्रीगेट ज्यादा है वो वर्केबल ज्यादा रहेगा, मोर वर्केबल रहेगा देन दी लार्ज साइड ऑफ एग्रीगेट वाले में, तो ये मामला बिल्कुल गलत है। फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर राउंडेड एग्रीगेट जो है ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे कंक्रीट के अंदर वर्केबिलिटी, बिल्कुल। देखो एंगुलर और फ्लेकी के अंदर तो क्या है, देखो इस तरह का पार्टिकल है, कुछ इस तरह का एंगुलर पार्टिकल रहता है ना जिसमें कोने निकले हुए है ना, अब ये कोने क्या करते हैं एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, है ना, तो इनके साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। वहीं पर राउंड पार्टिकल को देखो तो राउंड पार्टिकल स्मूथ रहता है, आपका बहुत स्मूथ रहता है ना, तो इसके साथ वर्केबिलिटी क्या निकल के आती है, इसके साथ हाई निकल के आती है, इसके साथ लो निकल के आती है ना, ऑब्वियस बात है। तो फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ये स्मूथ टेक्सचर होने के साथ साथ ही इसके अंदर इंटरलॉकिंग की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, इसलिए काम करना इसमें आसान रहता है, इसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है ना। नेक्स्ट एक कंक्रीट मिक्स जिसमें स्लंप ही नहीं है, स्लंप नहीं है, अभी देखा ऐसे को आप लोग वेरी प्योर वर्केबिलिटी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। तो 4 ऑप्शन सही निकलेगा, तो 1, 3 एंड 4 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन माय करेक्ट आंसर फॉर दिस 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट वही 2 स्टेटमेंट देता है भाई, इजी सवाल है यार, कुछ नहीं है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अगर हल्का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग चीजों को सही कर सकते हो। देखो ये कहना है कि जो रैपिड मेथड है कंक्रीट मिक्स का वो आपका 3 दिन लेता है ट्रायल के लिए। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है हमें यहाँ पर जो सुटेबल काम करना होता है, जो हम यहाँ पर एज ए कंक्रीट के साथ हम मान के चलते हैं कि आपको जो काम करना है ना वो 28 डे के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? 28 डे स्ट्रेंथ के लिए आपको काम करना है ना। अब 28 डे की स्ट्रेंथ आप लोग यहाँ पर अचीव नहीं कर पाते भाई, यार 28 दिन वेट थोड़ी करेगा कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए, करेगा नहीं करेगा ना, ऑब्वियस बात नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 28 डे की स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे न कैसे करके आसानी से निकाल पाए, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, बेसिकली थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हम यहाँ पर जल्दी से उस सेम स्ट्रेंथ को हम लोग पहले ही गेन कर लें हमारे स्पेसिमेन के लिए, सैंपल के लिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले तो वही कंक्रीट का क्यूब कास्ट करेंगे, 24 घंटे तक आप लोग आराम से क्यूरिंग वूरिंग करेंगे, है ना। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गर्म पानी के अंदर क्या करते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर के आसपास आप लोग यहाँ पर गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा उसको रख देते हैं, उसकी क्यूरिंग करना है। तो उसकी जो क्यूरिंग करोगे ना आप लोग, तो वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। सेम तरह से अगर यदि आप लोग चाहें तो एक और तरीका आप लोग और अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप लोग उसकी स्टीम क्यूरिंग करा दोगे ना, तो एक ही दिन में मिल जाएगा आप लोग जो 28 डे की स्ट्रेंथ है वो एक ही दिन में मिल जाएगी। लेकिन स्टीम क्यूरिंग थोड़ी सी महंगी पड़ती है हम लोगों के लिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा उतना बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काम आप बेसिकली कर लेते हैं। तो ये आप लोग का रैपिड मेथड है कंक्रीट मिक्स डिजाइन का, जो कि 3 दिन लगता है ट्रायल्स के लिए, है ना, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं इमर्जन या क्यूरिंग लिख देता हूं, क्यूरिंग इन वार्म वाटर, ठीक है, अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, है ना। तो यहां से आप लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, तो यहां से आप लोग यहां पर स्ट्रेंथ 28 डे स्ट्रेंथ अचीव्ड रैपिडली, इन 3 days, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहां पर, तो पहला स्टेटमेंट मेरा कहीं से फॉल्स नहीं है, बिल्कुल सही है। ये रैपिड मेथड जो है ये डिपेंड करता है आप लोगों का 50-55 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री से ज्यादा पे करते हैं तो 55 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं तो ये बिल्कुल सही है ना। तो देखो दोनों के दोनों सही है। और ये कितना देर करते हैं, तो 24 घंटे तक तो आप लोग मिनिमम करेंगे 20 घंटे के प्लस दे रखा है आप लोगों यहाँ पर, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन 1 दिन के आसपास आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो ये आप लोगों को बेसिकली करना पड़ता है। तो ए और बी जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ए ऑप्शन में टिक कर देता हूं, चलो, है ना, ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ना।
आरएमसी जो है प्रेफरेबली यूज करते हैं हम कंस्ट्रक्शन में लार्ज प्रोजेक्ट। अब देखो आरएमसी क्या होता है, आरएमसी की फुल फॉर्म अगर मैं यहां पर लिखूं तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज द रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, है ना। रेडीमेड चीजें लाए हो कभी, रेडीमेड कपड़े लाए हो? एक तो होता है कि बिल्कुल कपड़ा लेके आऊं, पहले मैं उसको सिलवाने भेजूं दर्जी के पास, है ना, ठीक है, वो अलग टाइप है। दूसरी बात है मैं सीधे के सीधे शर्ट ही ऑर्डर कर दी, डायरेक्ट सीधी शर्ट ही सिली हुई आ गया ना, इसको कहते हैं हम रेडीमेड शर्ट आ गई, है ना, ठीक है। सेम तरह से जो रेडीमेड चीजें होती है, रेडीमेड कंक्रीट होता है, वो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर साइट के ऊपर नहीं बनाते, है ना। देखो साइट के ऊपर जो है कंक्रीटिंग, आप लोग यहाँ पर कंक्रीट नहीं बनाते, साइट के ऊपर जो कंक्रीट है, कंक्रीट मिक्स नहीं होता, ये आपको नहीं करना होता है ना। ये आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा सेंट्रल प्लांट से बना लेते हैं, सेंट्रल प्लांट से मंगा लेते हैं ना, यानी कि जहां भी आपको चाहिए वहां पर सीधा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर वर्क, है ना, ठीक है। तो एक सेंट्रल प्लांट होता है, कहीं पे भी एक मेन प्लांट रहता है हमारा, बहुत ज्यादा बड़े काम करने आप लोगों को, तो आप वहीं पे क्या करते हैं, ऐसा प्लांट बना लेते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट होने वाली, सॉरी सीमेंट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट होने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट करेंगे आप लोग, उसको मिक्सर के अंदर भरेंगे और वहां पर जहां पर आपको साइट चाहिए वहीं पे पहुंचा देंगे जल्दी से, ठीक है। इनके लिए आप लोग यहाँ पर हो सकता है मे बी अगर यदि प्लेसिंग में बहुत टाइम लग रहा है तो आप लोग हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा रिटार्डर डाल दें, है ना। तो वो चीजें सारी अचीव की जा सकती है। एक सेंट्रल प्लांट बना लेते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है आसपास, तो सेंट्रल प्लांट से पूरा कंक्रीट इधर उधर चला जाता है, साइट पे नहीं बनाते फिर हम, है ना, ठीक है। पहली बात तो देखो इसके अंदर क्या है, एक ही जगह से कंक्रीट बनेगा, स्पेसिफिक वर्क के लिए बनेगा, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान दे सकते हैं। और मिक्सर आप लोगों के पास सही से तो फिर पहुंचवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। देखो तो पहली चीज तो ये स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है, कह रहा है कि आरएमसी जो है अडॉप्टेबल है अगर आप अचीव करना चाहते हो कोई भी डिजायर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विद साइमल्टेनियस क्वालिटी कंट्रोल। क्या देखो 14 बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल, देखो बिल्कुल, क्योंकि देखो साइट पे बनाओगे ना, बार बार बनाओगे, साइट पे बनाओगे, ठीक है, तो साइट पे बनाने के टाइम पे देखो कंडीशंस भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है और आप उतना क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान नहीं दे सकते, बार बार बनाना पड़ रहा है, हर एक काम के लिए अलग बनाना पड़ रहा है। इसके बजाय हमने एक यूनिटी स्टैब्लिश कर दी बड़े अच्छे तरीके से कि वहीं से बनेंगे, है ना, ठीक है। तो फिर ये सारा मामला बहुत ही आसान बन जाता है। क्वालिटी कंट्रोल करना एक जगह पे आसान रहेगा, 6 जगह साइट है, 6 अलग अलग जगह क्वालिटी कंट्रोल करना, सब चीजें मेंटेन करना, वो बैठ नहीं पाती है ना, वो ज्यादा बैठ नहीं पाएगा और फिर मामला भी थोड़ा सा वैसा रह जाता है, हेडेक वाला रह जाता है ना। तो ये अचीव है, ये डिजायर स्ट्रेंथ का भी आप लोग अचीव कर सकते हो, जो आप लोग चाहिए वो सारा इस तरह मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये मिक्सर्स यूज आते हैं बेसिकली, है ना, मिक्सर्स यूज आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इतनी डिटेलिंग दे चुका हूं। There is no practical method of concrete mix design based on specific surface aggregate। देखो अगर मैं यहां पर जब भी कंक्रीट की मिक्स डिजाइन की बात करता हूं, जब भी मैं यहां पर मिक्स डिजाइन की बात करता हूं, है ना, मान लो कभी भी मैंने कह दिया कि सब मिक्स डिजाइन, है ना, तो मिक्स डिजाइन का मतलब है कि जब हम डिजाइन करेंगे कंक्रीट को तो वो उसकी ग्रेड के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? ग्रेड डेजिग्नेशन के ऊपर डिजाइन करते हैं। ग्रेड डेजिग्नेशन की कौन सी ग्रेड का आप लोगों को यहां पर बनाना है, पहली बात तो। सेकंड बात, आप लोग यहां पर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के ऊपर आप लोगों का यहां पर ये मिक्स डिजाइन चलता है। मिक्स डिजाइन जो है टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट के ऊपर, कि सीमेंट कितने ग्रेड का है, उस हिसाब से भी आप लोग यहां पर देखो तो कंक्रीट की जो डिजाइन है वो चल जाती है। इसके अलावा देखो आप लोग वर्केबिलिटी के बेसिस पे भी आप लोग यहां पर काम कर लेते हैं। यानी देखो जब भी आप लोगों को मिक्स करना है तो मिक्स बनाने में जो चीजें है ना, जो काम आ सकती है मिक्स डिजाइन के अंदर, वो बता रहा हूं, है ना। तो मेथड क्या है मिक्स डिजाइन का, वो ये सारे मेथड्स होते हैं, इन सब तरीकों से आप लोग यहां बना देते हैं ना, जो चीजें कंसीडरेशन में आती है। इसके अलावा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे आप लोग यहां पर काम में लेते हैं, ठीक, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट आप लोग बेसिकली काम में लेते हैं। इसके अलावा देखो क्वालिटी कंट्रोल को आप लोग यहां पर काम में लेते हैं, इनके बेसिस पे भी आप लोग बना सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल को। इसके अलावा वाटर सीमेंट रेशियो के बेसिस पे आप लोग यहां पर देख लेते हैं। इसके अलावा आप लोग ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे देख लेते हैं, है ना। ये सारे के सारे बेसिस है जो आप लोग ध्यान रखते हैं। कहीं भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप लोगों को दिख रहा हो एग्रीगेट का तो मेरे को बता देना। हम ग्रेडिंग के बेसिस पे जरूर करते हैं, हालांकि देखो इसका ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेसिस पे बनाना है, दिस इज नॉट ट्रू, है ना, दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, हम लोग कंसीडरेशन में जरूर रखते हैं। सरफेस एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, जिससे हम लोग अच्छे मिक्स की डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर ज्यादा डिपेंड करती है ना। एक पत्थर, एक बड़ा पत्थर जितना सीमेंट के साथ बाउंड हो पाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ दे पाएगा, उससे ज्यादा अच्छा है छोटे छोटे जो पत्थर हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया वाले, ये ज्यादा अच्छे से बॉन्ड दे पाएंगे, सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा ना। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, बेसिकली।
तो ये सेकंड वाला तो सही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसको ध्यान में आप लोग जो चीजें रखते हैं वो ये चीजें रखते हैं, वो चीजें नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, है ना, लाइनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। अब देखो नाम याद रखना, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट आजकल देखो बेसिकली जो जनरली आप लोगों ने जनरली देखे होंगे न्यूक्लियर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को यहाँ पर प्रोड्यूस करने में हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे हैं, है ना। तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स है ना, उनके अंदर दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो कि न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर फर्स्ट वन कि वहां से आप लोगों को रेडिएशन निकलेगी। देखो न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर रेडिएशन नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा, ये तो आप मान ही नहीं सकते, है ना। जब भी आप लोग यहाँ पर कहते हैं कि किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला हुआ है, जैसे एक यूएसए ने किया था पहले, ठीक है, जापान के ऊपर, तो वहां पर देखो जो रेडिएशन थी ना, वो रेडिएशन का इफेक्ट अब तक भी देखने को मिलता है। जो अभी भी बच्चे पैदा होते हैं ना वहां पर, तो वो जो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो केस है उसके अंदर, तो वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा वहां पर उनके फिजिकल डिफेक्ट उनके अंदर अभी भी देखने को मिला है। वो बहुत ज्यादा रेडिएशन इम्पैक्ट हुआ है वहां पर, है ना। तो रेडिएशन सबसे पहली चीज। तो अगर न्यूक्लियर प्लांट से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना चाह रहे हैं, अच्छी काम भी करना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी जो रेडिएशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बचने के लिए आप लोगों को सब सुधार करना पड़ेगा, है ना। यानी कंक्रीट जो यूज करोगे आप लोग, लाइनिंग करोगे, तो वहां पर रेडिएशन से आप लोगों को यहाँ पर बचना पड़ेगा। उस कंक्रीट ऐसा नहीं हो कि रेडिएशन के चपेट में आकर मामला खत्म होता है ना। कंक्रीट को सबसे पहले रेडिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, वहां पर फायर रेजिस्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी फायर रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्योंकि धमाका हो सकता है, ठीक है, इन दो चीजों पे, ठीक है। अगर आप देखोगे जब यूएसएसआर के बारे में आप लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पर भी ऐसा कुछ हुआ है ना। तो वहां पर भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब आप वहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे वहां पर थोड़े बहुत यहाँ पर इस तरह से विस्फोट भी हो गए थे, है ना। तो वहां पर जो है फायर रेजिस्टिविटी, अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी तरह से अगर वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फायर रेजिस्टेंस वहां पर आपका कंक्रीट होना चाहिए। तो कंक्रीट के अंदर रेडिएशन और फायर रेजिस्टिविटी दो चीजें, तो रेडिएशन शील्डिंग और फायर रेजिस्टिंग वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों की होना मैंडेटरी है। ये दोनों प्रॉपर्टी होना आप लोगों के पास मैंडेटरी है ना। देखो जो लाइनिंग आप करोगे न्यूक्लियर प्लांट की, स्पेशली आप लोग यहाँ पर उसके लिए हेवी कंक्रीट को यूज करोगे, जिससे आप लोगों की शील्डिंग हो जाए और यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन हो जाए डेंजरस कंडीशन से। बिल्कुल देखो, तो हेवी कंक्रीट क्या होता है, आप देखो जो हेवी कंक्रीट ना वो ये सब प्रोवाइड कराता है। हेवी कंक्रीट बिल्कुल बेशक ये सब प्रोवाइड कराता है, ये दोनों चीजें हेवी कंक्रीट प्रोवाइड कराता है। नाउ व्हाट इज द हेवी कंक्रीट? इस हेवी कंक्रीट को आप हेवी वेट कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। इन जनरल में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो डेंसिटी रहती है, इसकी जो डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी वो डेंसिटी इज और जनरली आपको ग्रेटर देन 2400 kg पर मीटर क्यूब के आसपास देखने को मिलेगी। ये आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली मान सकते हैं, सबसे पहली बात तो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हैवी कंक्रीट बना रहे हैं, यहाँ हैवी वेट कंक्रीट आप लोग बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो एग्रीगेट है वो हैवी वेट एग्रीगेट आप लोगों को यहाँ पर यूज करने पड़ता है। तो इसमें लिख देता हूं मैं आप लोगों को, हैवी वेट एग्रीगेट को आप लोगों को यहाँ पर हैवी वेट एग्रीगेट को आप लोग यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है हैवी वेट एग्रीगेट कैसे बनाएंगे। तो हैवी वेट एग्रीगेट के लिए आप लोग यहाँ पर आयरन्स वगैरह का यहाँ पर यूज कर सकते हो, लीड शॉट का आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इसके लिए आप लोग यहाँ पर आयरन और लीड शॉट का आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि आप लोग जानना है तो देखो, और आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं बेराइट का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा मैग्नेटाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों का आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लाइनिंग आप लोग करोगे तो हैवी वेट से आप लोग करोगे तो हैवी वेट की डेंसिटी ज्यादा अच्छी है, ये आप लोगों को यहाँ पर जो है चीजों को बचा सकता है, वेट इसका ज्यादा, ये इसका रेडिएशन की शील्डिंग आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करा सकता है और ये आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सकता है सेवरल डेंजरस कंडीशन से। देखो जितना अच्छा कंक्रीट रहेगा ना उतना ज्यादा रेसिस्टिविटी रहेगी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। सेकंड, लिमोनाइट जो है एक स्पेशल टाइप का एग्रीगेट है जिसको आप लोग यहाँ पर हाई डेंसिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कि स्टेटमेंट नंबर 2 मेरा यहाँ पर एग्जैक्टली करेक्ट है, बताएं जरा। तो बिल्कुल देखो ये भी सही है ना। देखो जो लिमोनाइट है ना वो हेवी वेट एग्रीगेट है ना, इसके अंदर आप लोग एक एग्जांपल आप चाहो तो लिमोनाइट का भी ऐड कर सकते हैं ना। लिमोनाइट के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, लिमोनाइट में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो जो लिमोनाइट है वो भी एक तरह से आप लोग यहाँ पर देखो तो ये भी हेवी वेट एग्रीगेट है ना, ठीक है। तो ये जो एक तरह से देखो ये भी आयरन ओर ही है ना, आयरन ओर ही है। इस आयरन ओर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो फाइन एग्रीगेट, सॉरी फाइन आप लोगों को एग्रीगेट की वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी ना। इसके अंदर आप लोगों को फाइन ग्रेड एग्रीगेट आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा।
वो मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना। इसके अलावा अगर बात करें इसकी कंडीशन की, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी, आप लोग जनरली इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो ये आप लोग यहाँ पर देखो तो 2.7 से लेकर 4.3 के आसपास आप लोगों को ये वेरी करती है, ठीक है। ये अमोर्फस होता है और ओपेक होता है। इसकी कंडीशन, इसका जो टेक्सचर देखोगे तो ओपेक तरह का दिखेगा और अमोर्फस तरह का आप लोगों को यहाँ पे इसका टेक्सचर देखने को मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल देखो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से वो नहीं करते हैं, है ना। अब देखो क्यों कर रहे हैं हम इसको यूज, ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता रहा है। ये आप लोगों को सीधा दो स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इधर भी बताया था क्या मैंने, नहीं बताया ना। इधर तो देखो आप लोग समझ ही गए थे कि ए गलत है और बी ट्रू है, तो ये मेरे ख्याल से डी ऑप्शन करेक्ट नहीं करता है इसके, है ना। इसको देख लेना, ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। आरएमसी के अंदर तो बिल्कुल ये ए ऑप्शन सही था, है ना। दोनों को बिल्कुल सही से आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर पा रहे थे। देखो मैं लिखना भूल गया था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर अगेन वापस जाके लिख दिया, है ना। देखो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है पूरे करेक्ट है। ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट, देखो ब्रोकन ब्रिक, देखो आप देखो ब्रिक की डेंसिटी देखो एक तरह से। अभी देखो अभी हम यहाँ पर इतनी बढ़िया डेंसिटीज की बात करते आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब एक बार देखो ब्रिक की डेंसिटी देखो आप लोग, ब्रिक की डेंसिटी वैसे ही कम है, ब्रिक की डेंसिटी वैसे ही कम है ना। तो जो ब्रोकन ब्रिक है उसके बाद एग्रीगेट का चूरा है, एग्रीगेट का चूरा उठाया आप लोगों ने, है ना। जो बेकार ब्रिक थी उनको उठाया, यानी कि इनकी डेंसिटी और ज्यादा लोअर रहेगी, है ना। तो मैं बता देता हूं ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट जो है, ब्रोकन ब्रिक चिप्स जो है या इसका जो क्रशिंग पार्ट है, इनकी ना ज्यादा नहीं होती। ये 1000 kg पर मीटर क्यूब से लेके आप लोग यहाँ पर 1200 kg पर मीटर क्यूब की रेंज तक आप मान सकते हो, इसकी इतनी डेंसिटी रहती है, ठीक है। तो ब्रोकन ब्रिक जो एग्रीगेट है ये आप लोगों के जो है वेस्ट ब्रिक से मिल जाता है और इसकी डेंसिटी जो है ये 1000 से 1200 रहती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे एग्रीगेट है, अब एग्रीगेट ही ऐसा है, तो एग्रीगेट का आप देखो डेंसिटी कितनी कम है, उनकी डेंसिटी देखो कितनी ज्यादा है। तो ऐसे जो डेंसिटी को अगर यदि किसी पर्टिकुलर कंक्रीट में आप लोग यूज करोगे तो वो कंक्रीट कैसा बनेगा बताओ जरा। तो अगर ऐसे एग्रीगेट को आपने यूज किया कंक्रीट के अंदर, तो आप लोग लाइट बिल्डिंग, फ्लोरिंग और वॉकवे में यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये देखो लाइट वेट टाइप का आप लोग यहाँ पर पूरा मामला बैठा देता है ना। ऐसे एग्रीगेट को आप लोग आल्सो यूज कर सकते हो लाइट वेट रेनफोर्स कंक्रीट फ्लोर्स के अंदर। तो देखो बिल्कुल देखो ये वाली बात भी आप लोगों को बिल्कुल सही कह रहा है कि देखो ये ना एक तरह से लाइट वेट एग्रीगेट हो गया यार। आप लोगों को बता देता हूँ कि इनको आप लोग लाइट वेट एग्रीगेट है, तो जहां भी लाइट वेट से आप लोगों को काम करना पड़ा, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, देखो कहां स्ट्रेंथ चाहिए आप लोगों को बताओ। कंक्रीट फ्लोर बनाना है आप लोगों को, फ्लोर के लिए कोई बिल्कुल कम वेट हो तो उतना ज्यादा अच्छा है ना। आप लोग देखो वॉकवे बना रहे हो, फ्लोरिंग बना रहे हो, लाइट बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्कुल यार वहां पर चलेगा, क्या दिक्कत है ना, वहां पर चलेगा। तो 1, 2 एंड 3 वुड बी माय करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन का, इसके बाद अगले सेशन में देखेंगे बाकी क्वेश्चन। अगर आप हैंडलिंग कर रहे हो एयर एंटरिंग एडमिक्सचर की, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। अमाउंट ऑफ एंट्रेंड एयर डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन फैक्टर्स लाइक, अच्छा देखो एयर एंटरिंग एडमिक्सचर्स के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग, एयर डाल रहे हो, एल्यूमिनियम पाउडर डाल रहे हो, वुड रेजिन डाल रहे हो, है ना, इस तरह का मामला आप कर रहे हो, और स्टेबल और छोटे आप लोग बबल्स उसके अंदर क्रिएट कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एयर एंटरिंग एजेंट। इसके बेसिस पे आप लोग का डिपेंड करेगा एयर एंटरिंग एडमिक्सचर आप किस तरह किस फैक्टर्स पे डिपेंड कराओगे बताओ जरा। तो देखो ये किस तरह का आप लोग एयर एंटरिंग एजेंट यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल देखो यार सीधी सी बात है, आपको किस तरह का चाहिए उस तरह का ही तो डालोगे, ऐसे थोड़ी कुछ भी डाल दोगे, है ना। वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, एक ही चीज नहीं मिलती इससे, है ना, क्योंकि ये क्या करता है आप लोगों को वर्केबिलिटी देता है, वर्केबिलिटी अच्छी देता है ना, अच्छी वर्केबिलिटी देता है। तो आप लोग थोड़ा सा कम वाटर सीमेंट रेशियो पे भी आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो कम है उस हिसाब से आप लोग इनको डालते हो। कॉम्पैक्शन पे बिल्कुल डिपेंड करता है, कितना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, उसी के साथ आपके बबल्स टिक पाएंगे, है ना, तो उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट पे हमारा कहीं डिपेंड नहीं करेगा एयर एंटरिंग एडमिक्सचर, है ना, क्योंकि आप लोग सीधी सी बात है आप लोग स्ट्रेंथ को देख के नहीं डालते हैं, फ्रीजिंग थर्म की प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करने के लिए डालते हैं। यही कह रहा है कि हैंडलिंग जब आप लोग करते हो एयर एंटरिंग एडमिक्सचर की, वो बेनिफिशियल अमाउंट में एंट्रेंड एयर डालते हो, तो ये किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट तो आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट पे भी डिपेंड नहीं करता बेसिकली, है ना। आप लोग जब एयर डालते हो तो उसको सिर्फ फ्रीजिंग थ्रोइंग इफेक्ट से बचाने के लिए डालते हो, उसकी हैंडलिंग करनी है तो आप लोगों को कॉम्पैक्शन भी ध्यान से करना है, आप लोगों को टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एयर एंटरिंग एजेंट किस तरह डाला है उस तरह से उसकी हैंडलिंग होगी, और यहाँ पर जो वाटर सीमेंट रेशियो कैसा डाला है उसके हिसाब से भी आपका पूरा काम बैठने वाला है। तो 1, 2 एंड 4 ओनली मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर बैठेगा, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस 18th क्वेश्चन, है ना। अब ये हमारा यहाँ पर इस सेशन को हम लोगों ने यहाँ पर एंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, है ना। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।